हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज के द हिंदू एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21 अगस्त का द हिंदू एनालिसिस, बिकॉज कल वीक ऑफ की वजह से मिस आउट हो गया था। तो चलिए इन दोनों दिनों के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम historic bills to oust arrested पीएम सीएम ट्रिगर्स हाउस कियोस। तो कल इंडियन पार्लियामेंट में 3 हिस्टोरिक बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, है ना। और ये बिल्स इतने पावरफुल हैं कि ये कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और यूटीज के चीफ मिनिस्टर अगर हैं तो ना, उनको उनकी पोस्ट से हटाने की पावर रखते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म माना जा रहा है इसको। ठीक है, अमूमन ये एक कंप्लेन रहती थी इंडियन सिटीजन्स की कि जो कॉमन मैन है उसको तो पनिशमेंट बहुत जल्दी मिल जाती है, उसे पुलिस भी बहुत जल्दी अरेस्ट कर लेती है ना, उसे कोर्ट भी बहुत जल्दी इस पे वर्डिक्ट दे देता है। बट ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, इनको ना तो कोई पनिशमेंट मिलती है, ना इन पे वर्डिक्ट आते हैं, इनके केसेस चलते रहते हैं, है ना। तो इसी क्रिटिसिज्म को काउंटर करते हैं ये 3 बिल। हालांकि इसके बाद बहुत ज़्यादा कियोस पार्लियामेंट में हुआ, यहाँ तक कि जो बिल है उसकी कॉपीज टीयर कर करके किसके ऊपर फेंकी गई, होम मिनिस्टर अमित शाह के, क्योंकि यही ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे इस बिल को। ठीक है, एंड होम मिनिस्टर को काउंटर भी किया गया, है ना, कि आप भी तो 2010 में होम मिनिस्टर थे, जब आपको अरेस्ट किया गया तो आपने अपनी पोस्ट क्यों नहीं छोड़ी, आपने रिजाइन क्यों नहीं किया, है ना। तो उस पर काउंटर देते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि सेंटर में तो आपकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस, ऑफ कोर्स, है ना, कांग्रेस ने ही क्वेश्चन पूछा होगा, तो उन्होंने कांग्रेस को काउंटर करते हुए बोला था कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट थी, है ना, तो जैसे हम ये बिल्स लेके आ रहे हैं आप भी ये बिल्स लेके आ जाते। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कंसर्न भी, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, इंडिया ब्लॉक जिसे कहते हैं, इन्होंने अराइज किए हैं इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक कि अगर ये बिल पास हो गए तो इंडिया एक मिडाइवल एज में चला जाएगा, इंडिया में एक मोनार्की जैसा सिस्टम आ जाएगा, अनडिक्लेयर्ड मोनार्की जैसा सिस्टम आ जाएगा इंडिया में। तो जब पूछा गया कैसे अनडिक्लेयर मोनार्की जैसा सिस्टम आ जाएगा, तो उन्होंने कहा ये जो बिल्स लाए जा रहे हैं जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, है ना, उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। तो देखो, सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी, है ना, प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स ना तो उस पर कोई एफआईआर होगी, ना उसको कोई अरेस्ट करने आएगा, तो इसे सजा भी नहीं होगी, तो इसे टर्मिनेट भी नहीं किया जाएगा। इस बिल का इस्तेमाल किया जाएगा टू टर्मिनेट सीएम्स, और मेनली उन सीएम्स को टर्मिनेट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो अपोजिशन पार्टी के हैं। लाइक जैसे वेस्ट बंगाल, वहां पे किसकी सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की, तो तृणमूल कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करा दिया सीबीआई के थ्रू एंड 30 दिन जेल में रखा। उसके बाद गवर्नर को ऑर्डर दिया टू टर्मिनेट हिम फ्रॉम हर पोस्ट। तो इस तरह से जो मेन अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कंसर्न्स रेज किए कि इस तरह से मिसयूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि अब एक बिल 130th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, बट एक्चुअली एक बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, बैक टू बैक 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, है ना। बट ये जो तीनों बिल हैं वो एक ही इशू से रिलेटेड थे, दैट इज वाई, है ना, इट लुक लाइक द वन, है ना। पहला बिल है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, दूसरा जो बिल है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025। ये 3 बिल्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 130 अमेंडमेंट बिल 2025 किसके लिए, यूनियन और स्टेट्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, है ना, इसके थ्रू किसको टैकल किया जाएगा, जो यूटीज हैं, है ना,
उनके सीएम्स वगैरह को, पुदुचेरी और जो दिल्ली हैं दो, है ना, उनको टारगेट किया जाएगा। जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल अमेंड सेक्शन 54 इन द 2019 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, द एक्ट टर्न जम्मू कश्मीर ए स्टेट टू यूटी। ठीक है, तो इस तरह से इन 3 बिलों को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, अब इन बिल्स की अगर बात करें तो ये जो 3 अमेंडमेंट बिल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 3 आर्टिकल को काउंटर करते हैं। पहला आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है ना, आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरा जिस आर्टिकल को अमेंड किया जाना है इन बिल्स के थ्रू, तो दूसरा आर्टिकल है 164 जो प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तीसरा जो आर्टिकल है जिसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, आर्टिकल 239 ए। ठीक है, तो इसके थ्रू ये किससे रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड है ना। तो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको काउंटर करने का काम किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है ना, उसको किसी क्रिमिनल केस में, है ना, ऐसा क्रिमिनल केस जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है ना, इस केस में 30 डेज तक डिटेन किया गया है, तो इन दैट केस, है ना, प्रेसिडेंट हटा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, है ना, और यूनियन मिनिस्टर्स को। ठीक है, गवर्नर को पावर दी गई है टू रिमूव चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, यूटी में किसको दिया गया है ये पावर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को रिमूव करने का। ठीक है, इसके अलावा री अपॉइंटमेंट की बात की जाती है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स जेल से वापस आ जाते हैं, है ना, या उनको बेल मिल जाती है, तो उनके री अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रोविजन किया गया है। तो अपने आप में हिस्टोरिक हैं ये तीनों बिल। ठीक है, इसके अलावा एक गैप को भी फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर हमने अभी 3 आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239 ए, तो ये प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो बात करते हैं, बट उनके रिमूवल के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो गैप था, है ना, कि इनको रिमूव कैसे किया जाए, है ना, अभी तक जनरली क्या था कि जब सरकार कोलैप्स कर जाती है, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है लोकसभा में, तब यूनियन मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट रिमूव कर देते हैं यूनियन मिनिस्टर को। सेम स्टेट के केस में होता है गवर्नर के द्वारा, है ना। बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था इन आर्टिकल्स में जो यूनियन मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को उनके किसी क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उनकी पोस्ट से रिमूव करता हो। तो अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरिक रिफॉर्म होने वाला है, बट अभी इसको पास नहीं किया गया है बिकॉज अपोजिशन ने डिमांड की इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जेपीसी में भेजा जाए, जिसमें 21 मेंबर होंगे और आपके 21 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा, सॉरी 31 मेंबर्स होंगे, जिसमें 21 लोकसभा के मेंबर्स होंगे एंड 10 राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। ये कमेटी इस बिल को क्या करेगी, एग्जामिन करेगी, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज होंगी उनको दूर करने का काम करेगी, एंड फाइनली ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो फाइनली अब इसे जेपीसी में भेज दिया गया है। तो देखते हैं कि ये पॉलिटिकल रिफॉर्म हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज अग्नि 5, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट अग्नि 5 मिसाइल। तो कल यानी कि वेडनेसडे को इंडिया ने अपनी द मोस्ट एडवांस ICBM/IRBM मिसाइल अग्नि 5 को टेस्ट फायर किया। कहां से किया, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। कहां पे है ये, चांदीपुर। एंड वेयर इज चांदीपुर, चांदीपुर इज इन ओडिशा। ठीक है, अग्नि 5 इंडिया की सबसे मोस्ट एडवांस मिसाइल होने के बाद होने के साथ साथ इंडिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल भी है ना, जिसकी जो रेंज है वो 5000 प्लस है। इसको डेवलप किया है
डीआरडीओ में, और एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वारहेड को कॉपी कर सकती है। इसके अलावा ये MIRV टेक्नोलॉजी से भी इक्विप्ड है। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे एक मिसाइल के थ्रू बहुत सारे वारहेड्स को अलग अलग जगह पे डिप्लॉय किया जा सकता है और अलग अलग जगहों को, अलग अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, ICBM IRBM दोनों हैं, बट अग्नि 5 के IRBM वेरिएंट को हमने टेस्ट किया है। ठीक है, चलिए अग्नि के बारे में जान लेते हैं, अग्नि क्या है। ठीक है, दिस इज अग्नि 5, दिस इज अग्नि 5। ठीक है, 3 स्टेज मिसाइल है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, है ना, ये फ्यूल के स्टेज होते हैं। ठीक है, वेट 1500 kg है, वारहेड न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है ये। 3 स्टेज सॉलिड इंजन इसमें लगे हुए हैं। स्पीड कितनी है, मैक 24। डायमीटर 2 मीटर है, लेंथ 17.5 मीटर है। वेट कितना लेके जा सकती है ये, 50,000 kg। और ऑपरेशनल रेंज कितनी है, 5500 टू 5800 किलोमीटर। अगर इसकी रेंज की बात करें, है ना, तो अगर इंडिया से इसको फायर किया जाता है तो कंप्लीट चाइना, 80% रशिया, यूरोप, कंप्लीट एशिया, वेस्टर्न एशिया, यूरोप का कुछ पार्ट, एंड कंप्लीट ईस्टर्न एशिया। ठीक है, एंड लगभग अराउंड 30% ऑफ अफ्रीका इसकी कवरेज में आता है। ठीक है, इसके अलावा इसके 4 वेरिएंट और भी हैं। ठीक है, 2012 में इसको सबसे पहले टेस्ट फायर किया गया था। ICBM कैटेगरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, और सबसे बड़ी बात सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है इसको भी डिस्कस करेंगे भी थोड़ी देर में। रेंज हमने डिस्कस कर ही ली है। ठीक है, और एक फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है ये, है ना। एक बार बस फायर कर दो, उसके बाद भूल जाओ, अपने आप ही खुद को गाइड कर लेती है ना, यानी कि दागो और भूल जाओ की पॉलिसी पे काम करती है ये। ठीक है, चलो मिसाइल्स की कैटेगरीज की बात करें। अभी हमने कई चीज़ें पढ़ी होंगी, बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM IRBM, तो ये मिसाइल्स की कैटेगरी होते हैं। चलिए इन मिसाइल्स की कैटेगरी को जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कैटेगरी आती है बाई ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। कोई भी मिसाइल 2 तरह की होती है, पहली बैलिस्टिक मिसाइल और सेकंड क्रूज मिसाइल। ठीक है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। दिस इज पैराबोलिक पाथ, बहुत ऊपर जाएगी देन फॉल करेगी, तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल। वेयर एज क्रूज मिसाइल सीधा पाथ फॉलो करती है, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं उड़ती है ना। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसकी जो हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना, क्रूज मिसाइल की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। देखिए, ठीक है, तो ये 2 मेन अंतर होते हैं, है ना, बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में और क्रूज मिसाइल के बीच में। दूसरी कैटेगरी जो मिसाइल्स की है वो एज पर देयर रेंज है। तो पहली रेंज है, पहली मिसाइल है SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SBRM। कितनी किलोमीटर तक की, है ना, ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 300 किलोमीटर है उनको SRBM बोला जाता है। MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिनकी रेंज 300 टू 3500 किलोमीटर है। IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिनकी रेंज 3500 से 5500 किलोमीटर तक है ना। कल हमने इसी वेरिएंट को टेस्ट फायर किया है। ICBM ऐसी मिसाइल्स को बोला जाता है जिनकी रेंज 5500 किलोमीटर से ऊपर है। इसके अलावा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी होती हैं, शॉर्टर रेंज की होती हैं, बहुत छोटी रेंज की होती हैं। लॉन्च प्लेटफॉर्म की बात करें तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस से सरफेस पे फायर की जाती है। सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि सरफेस से एयर फायर की जाती है, सैम बोलते हैं इन्हें। एयर टू एयर मिसाइल एयर से फायर की जाती है, एयर टारगेट, एरियल टारगेट्स के लिए। एयर टू सरफेस मिसाइल, है ना, फायर एयर से की जाती है बट अटैक कहाँ करती है, सरफेस पे। एंटी शिप मिसाइल, है ना, इसको कहाँ से फायर किया जाता है, ग्राउंड से भी फायर किया जा सकता है, शिप पे भी फायर किया जा सकता है, बट इसका टारगेट क्या होता है, शिप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च प्लेटफॉर्म इन 5 तरह की होती हैं मिसाइल। ठीक है, तो ये मिसाइल्स हो गई। चलिए नेक्स्ट, लोकसभा क्लियर्स बिल दैट बैन्स रियल मनी गेमिंग, एक और हिस्टोरिक बिल, है ना, एंड द मच अबेटेड बिल, है ना। जो लोकसभा है उसने पास कर दिया है और ये बिल रिलेटेड है ऑनलाइन मनी गेमिंग से।
पिछले 3 महीनों में, 3 मंथ्स में 32 पर्सन अटेम्प्ट सुसाइड, डाइड बाई सुसाइड, बिकॉज उन्होंने अपना सारा पैसा इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप में क्या कर दिया, एवेपोरेट कर दिया। हमने अभी 2 महीने पहले द हिंदू में कवर भी किया था, एक न्यूज छपी थी जिसमें एक 14 ईयर्स का बच्चा, 14 ईयर्स ओल्ड किड, उसने अपने पेरेंट्स के 65 लाख रुपीज विद इन 24 डेज एवेपोरेट कर दिए इन दिस ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन जो गेमिंग, मनी गेमिंग ऐप है ना, इन पर जो रेगुलेशन है बहुत ज़रूरी था, इन पर बैन बहुत ज़रूरी था, और उन्हीं रेगुलेशंस को, उन्हीं बैन को प्रमोट करता है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ठीक है, ये प्रोहिबिट करता है, ऑफरिंग करता है, ऑपरेशन करता है, फैसिलिटेशन करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रमोशन करता है एंड पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन गेमिंग को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है ना। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन गेम चलाने वाली कंपनी को ही पनिश किया जाएगा, अब उन सारे लोगों को जो एडवर्टाइज करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ऑफर करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं, इन सबको क्या किया गया है, क्रिमिनलाइज किया गया इस बिल में। ऑनलाइन गेमिंग ऐप, हमने बहुत सारे गेम्स का नाम सुना होगा, पोकरबाजी, रमी ऐप, इसके अलावा ड्रीम11। इसमें क्या होता है कि लोग अपना एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, और अगर गेम जीत जाते हैं तो उन्हें 2 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी स्कीम होती है वो मिल जाता है, और लॉस कर जाते हैं तो उनका जो डिपॉजिट होता है वो जो कंपनी होती है वो अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो इस ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बहुत सारे यूथ है ना, बहुत सारे लोग है ना फिनेंशियली डिस्ट्रॉय हो रहे थे। ठीक है, दैट इज वाई जो हमारे स्पीकर हैं, लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने क्या बोला है कि ये बिल किस में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, गुड बिल है। दैट इज वाई जो रूलिंग पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, उनको अनएनिमसली इस बिल को क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। ठीक है, वही हुआ लोकसभा में, एंड फाइनली अब ये राज्यसभा में जाएगा, वहाँ भी बहुत इजीली पास हो जाएगा, बिकॉज पहली बार ऐसा देखने को मिला कि अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में अनएनिमस कंसेंसस हमें देखने को मिला। तो राज्यसभा से भी ये पास हो जाएगा, और जल्दी ये जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप हैं ये रेगुलेट हो जाएंगे और कुछ बैन हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सरकार इस बिल के थ्रू ई स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। कैसे इस स्पोर्ट को, जो स्किल बेस है, ये जो अभी जो प्रमोट किए जा रहे हैं जो ड्रीम11 के थ्रू, पोकरबाजी के थ्रू, इसमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ा ना होती है, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लक की रिक्वायरमेंट होती है, और लक नोबडी नोज किसका कैसा है। ठीक है, तो एक वेलकमेबल स्टेप है बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो देखते हैं फाइनली ये बिल राज्यसभा में जाएगा, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर क्या डिसीजन लेते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, ये आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट, नो चेंज इन ताइवान पॉलिसी सेइंग इंडिया आफ्टर चाइना रीड आउट। तो एज वी नो, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही अभी इंडिया की विजिट पे थे, तो इन्होंने हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनली हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से बात की। ठीक है, दोनों ही कंट्री है ना, अभी सिचुएशन ऐसी है, जियो पॉलिटिक्स ऐसी है कि दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ बैड रिलेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों ही कंट्री पर टैरिफ है ना, और ये टैरिफ और इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में दोनों कंट्री एक गुडविल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अमंग बोथ कंट्री। तो ऐसे में इंडिया ने अपना जो रिटोरिक है उसको दोहराया है कि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि नो चेंज इन ताइवान पॉलिसी, ताइवान पॉलिसी इज वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी क्या होती है ना, वन चाइना पॉलिसी एज पर द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये लोग मानते हैं कि चाइना सिर्फ एक है,
दिस इज ऑल्सो चाइना एंड दिस इज चाइना विच इज पीआरसी। तो अगर कोई भी कंट्री है ना इस ताइवान के साथ, जो खुद को चाइना कहता है, इसके साथ रिलेशन रखता है, तो ऑटोमेटिकली पीआरसी के साथ उसके रिलेशन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वेयर एज अगर कोई कंट्री पीआरसी के साथ कांटेक्ट रखता है तो उसके रिलेशन किसके साथ खत्म हो जाएंगे, ताइवान के साथ खत्म हो जाएंगे। इंडिया किसके साथ रिलेशन रखता है, पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, और मानता है कि ताइवान इज द पार्ट ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। दिस इज कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। तो अब 4-5 साल से इंडिया चाइना रिलेशन बहुत डिस्टॉर्ट मोड में चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं चाइना ताइवान को एक्सेप्ट ना कर ले, रिकॉग्नाइज ना कर दे, है ना। तो जब ये डेडलॉक खत्म हुआ उसके बाद जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने क्वेश्चन पूछा फ्रॉम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि हम अभी भी ताइवान पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं मानते और हम आज भी वन चाइना पॉलिसी को एज इट इज फॉलो करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द करेंसी ऑफ ताइवान एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इसरो। इसरो मूव्स हैवी लिफ्ट रॉकेट दैट कैन कैरी पेलोड अप टू 75,000 kg, ठीक है। तो अब इसरो के जो चीफ हैं बी नारायण एक यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब हमारा प्लान 3,000, 4,000, 5,000 kg वाले पेलोड वाले रॉकेट बनाना नहीं है, अब हम टारगेट कर रहे हैं 75 kg टारगेट वाले पेलोड कैपेबिलिटी वाले रॉकेट को, है ना, जो बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट को स्पेस में लेके जा सके, ठीक है। तो देखते हैं, अब एक आउटले दिया है कि ये 4 स्ट्रे बिल्डिंग के बराबर होगा और 6 स्टेज होगा, ठीक है। जो हम मैन मिशन करेंगे, ह्यूमन मिशन करेंगे दूसरे प्लैनेट्स पे, मून पे, तो उसमें ये अपना अहम रोल प्ले करेगा, ठीक है। अभी करंटली कौन कौन से रॉकेट्स इस्तेमाल करता है इसरो? तो इसरो के इनिशियल रॉकेट ये SLV-3 और ASLV-3 ये थे, अब इस्तेमाल नहीं करता है बिकॉज इनकी पेलोड कैरिंग कैपेबिलिटी बहुत ही कम थी, एक की 40 kg, एक की 150 kg, ठीक है। करंटली जो इस्तेमाल किए जाते हैं PSLV, GSLV और GSLV Mark 3। PSLV 1816 kg के लिए, वेरेज GSLV Mark 2 2200 kg के लिए एंड GSLV Mark 3 400 kg के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं जो एक जाइंट रॉकेट बनाने की बात की जा रही है वो किस ईयर तक आता है, ऐसी कोई डेडलाइन बी नारायण ने हालांकि नहीं दी है, ठीक है। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जो इसरो है, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एंड किस ईयर में ये एस्टेब्लिश हुआ था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 22 अगस्त के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।